नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कोई ऐसा क्लेम जिसपे आप एक्शन ले सकें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और दूसरा इसमें एक वर्ड याद रखो, अनसिक्योर्ड डेट। आपको किसी से 4 लाख रुपए लेने हैं, उसने अपने लेटर हेड पे लिखा कि भाई मैं आपको 3 महीने में या 6 महीने में 4 लाख रुपए दे दूंगा, इतने ब्याज के साथ दूंगा या बिना ब्याज के दूंगा, मैं आपसे आज पैसे ले रहा हूँ। कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई प्लेज नहीं है। प्लेज और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी बताइए। मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल इनमूवेबल का, मूवेबल इमूवेबल का डिफरेंस होता है प्लेज और, तो प्लेज और मॉर्गेज नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी होगा तो वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ए ने बी से 4 लाख रुपए लेने, 4 लाख। बी ने एक कागज है, डॉक्यूमेंट है, अपने लेटर हेड पे उसने लिख रखा है कि मैं ए को 4 लाख रुपीज दूंगा, मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को, विद इंटरेस्ट। अब ए को पड़ गए पैसों की जरूरत। ए ने सी से कहा कि सी भाई ऐसा है, तू मुझे पैसे दे दे 4 लाख रुपीज, जो मुझे बी से लेने हैं, और बी से तू रिकवर कर ली, उसको पैसे भी देने और इंटरेस्ट भी देने। ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर सकता है, इसका क्लेम है बी के अगेंस्ट और वो एक्शन ले सकता है। ये एक्शनेबल क्लेम के वो ट्रांसफर कर सकता है, इट इज ट्रांसफर। इतनी बात समझ में आ रही है हमें? यस सर, यस सर। या क्लियर है। यप। तो यही एक्शनेबल ट्रांसफरेबल है। इसकी आप डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन, एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डेट। अब वो डेट कौन सा नहीं होना चाहिए, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन और प्लेज। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है, जब बैंक से लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, या आई थिंक गाड़ी लेते हैं लोन, तो उस पर एचपी लिखा होता है, हाइपोथिकेशन होता है गाड़ी पे, तो वो प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन either actual or constructive of the claimant, which the civil court recognize and affording ground for relief। मतलब सिविल कोर्ट से रिकॉग्नाइज करता है एज अ क्लेम फॉर एक्शन, यानी कि उस पे आप सिविल कोर्ट में एक्शन ले सकते हो। whether such debt or beneficial interest existent, accruing, conditional और contingent। ये एग्जिस्टिंग हो, अभी हो, या आपका अप्रैल में ड्यू होने वाला था, एक्रू कब होगा, अप्रैल में ड्यू होगा, या कंडीशनल हो, किसी कंडीशन पे बेस्ड वो कंडीशनल हो, तो ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफरेबल है। तो पहले तो यहाँ पे बताया कि एक्शनेबल क्लेम क्या है। आगे सेक्शन 130 में बताया कि ट्रांसफर है, ये ट्रांसफरेबल है, कैसे ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्शनेबल क्लेम के हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्शनेबल क्लेम के नहीं है। जो एग्जांपल एक्शनेबल क्लेम के नहीं है वो तो यही मेंशन है। डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज एक्शनेबल क्लेम नहीं है। डेब्ट सिक्योर्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। अब कौन से एग्जांपल है जो एक्शनेबल क्लेम है, जैसे एरियर्स ऑफ रेंट। लैंडलॉर्ड को अपने किराएदार से 6 महीने का किराया देना, उसने किराया नहीं दिया। अब वो बी को कहता है भाई मुझे 6 महीना किराया है, 2.5 लाख रुपए लेना अपने टेनेंट से, उससे रिकवर करना है, और वो दे देगा मुझे 2 महीने में दे देगा, जब भी देगा, कोर्ट के हो सकता है कोर्ट जाना पड़े, तो 2.5 लाख की जगह मुझे 2 लाख दे दो, मुझे अर्जेंट चाहिए। ए ने ये सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया एक्शनेबल क्लेम बी के फेवर में, एंडोर्स कर दिया। जो डॉक्यूमेंट होता है, मान लीजिए ए ने, जो टेनेंट है उसने 2.5 लाख का चेक दे रखा है बी को कि भाई मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, वो चेक के पीछे एंडोर्स कर सकता है सी को। एक्चुअली प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, पर एज पर लॉ इट इज एप्लीकेबल, और बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करते। बैंक अपनी चीजों में, लीगैलिटी में और उस चीज में फचरे में ना पड़े, उस चक्कर में चेक एक्सेप्ट नॉर्मली नहीं करते। लेकिन चेक के पीछे आप एंडोर्स कर सकते हो उसको। आप एंडोर्स कर सकते हो कि आई हियर बाय एंडोर्स दिस चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर बी एंड दिस चेक इज पेएबल टू मिस्टर बी, उसमें अपने साइन कर दो। तो यानी कि आप एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे पार्टी को, तो इतना भी ट्रांसफर करना काफी है। जिस डॉक्यूमेंट पे आपका एक्शनेबल क्लेम स्थापित होता है उसी पे आप उसे एंडोर्स कर सकते हो थर्ड पर्सन के नाम पे। अब ये एग्जांपल है एरियर्स ऑफ रेंट का, पार्टनरशिप में, शेयर इन अ पार्टनरशिप। 3 पार्टनर है,
पार्टनरशिप खत्म हुई, एक पार्टनर ने उसे सेल आउट करके सारे पैसा अरेंजमेंट किया था, जो बेच के पैसा है एक पार्टनर के पास है, बाकी दोनों पार्टनर को 10-10 लाख रुपए लेने हैं उस पार्टनर से, तो वो एक्शनेबल क्लेम है, वो किसी और को बेच सकते हैं, वो एक्शनेबल क्लेम। क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम है, लेकिन मरीन इंश्योरेंस का इसमें एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हो आप, मरीन इंश्योरेंस इसमें नहीं आएगा। उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम है वो भी एंडोर्स किया जा सकता है। क्लेम ऑफ रेंट टू फॉल ड्यू इन फ्यूचर एक्रूइंग डेब्ट, रेंट टू फॉल ड्यू इन फ्यूचर, फ्यूचर में एक्रू होना है, अभी एक्रू नहीं हुआ, यानी कि 1 साल का है, फॉर एग्जांपल ये कि मेरा ये टेनेंट है, हर महीने इसने मुझे 50,000 रुपए देने हैं, और 50,000 यानी कि 1 साल का बनता है 6 लाख रुपए, तो मुझे 5 लाख रुपए देते, हर महीने इससे ले लिया करते हैं, दैट इज एक्शनेबल क्लेम, पॉसिबल है। A right to get back the purchase money when sale is set aside, बयाना दिया था प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, एक बिल्डिंग खरीदनी थी, बयाना दिया 1 करोड़ का, 10 करोड़ की बिल्डिंग थी, सेल डेट हुई नहीं, वो कैंसिल हो गई, 1 करोड़ वापस लेने उससे, तो वो भी एक्शनेबल क्लेम है, उसको भी बेच सकता है। और चलिए ये हो गया आपका। अब एक चीज ये पढ़ लीजिए, सेक्शन 130 में कुछ अंडरलाइन करना है तो, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स विद और विदाउट कंसिडरेशन, ये बोथ टाइप्स की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम विद और विदाउट कंसिडरेशन, तो जो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर है वो विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, दोनों इस तरीके से हो सकता है। और एग्जीक्यूशन, अच्छा यहाँ पे ये चीज पढ़ो आप, कैसे इफेक्ट होगा, कन्वे कैसे होगा, बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ क्या बात की गई है कि जो इंस्ट्रूमेंट कन्वे करेगा वो राइटिंग में होना चाहिए एक्शनेबल क्लेम। दूसरा, उस पे साइन होंगे ट्रांसफर के या उसके ऑथराइज एजेंट के, ये बात क्लियर है। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, जहां पे डाउट हो आप लोग पूछ लें। पहला पॉइंट ये कहता है कि एक्शनेबल क्लेम है, ट्रांसफरेबल है, विद और विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, आप ट्रांसफर कर रहे हो एक्शनेबल क्लेम तो कंसिडरेशन हो, चेक के पीछे आप लिख रहे हो तो ये जरूरी नहीं है जिसके फेवर में आप दे रहे हो उससे कुछ पैसा आपने लिया है, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडरेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एग्जीक्यूट कैसे होगा, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए ट्रांसफर के थ्रू। दूसरा, असाइनमेंट शुड बी मेड बाय सेपरेट डॉक्यूमेंट, only an endorsement on the back of the document containing actionable claim sufficient for the purpose। जो डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्शनेबल क्लेम है, आपका दावा है, उसके पीछे भी आप कर दोगे तो सफिशिएंट है। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर एग्जीक्यूशन साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है कि जब वो साइन हो जाएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, जब ये साइन हो गया एंडोर्स कर दिया उसके बाद जो जिसको साइन किया है उसके पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे, जो जिसने असाइन किया, जिसने दिया ट्रांसफर ने, उसके पास राइट्स, यानी कि लैंडलॉर्ड के पास टेनेंट से रिकवर करने का जो राइट था वो सारा राइट उसके पास आ जाएगा जिसको वो रिकवर करने के लिए दिया है। सेक्शन 131 में एक इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट। नोटिस जो होना होगा असाइनमेंट का, भाई ए ने बी से पैसा लेना है, ए ने वो एंडोर्स कर दिया सी को, एक्शनेबल क्लेम दे दिया सी को, अब ए बी को नोटिस देगा, राइटिंग में होना चाहिए वो नोटिस, साइन होना चाहिए कि भाई मेरा जो दावा था तुमसे वो मैंने ट्रांसफर कर दिया सी को। लेकिन अगर ए ने नहीं किया नोटिस तो सी करेगा, ये सी की जिम्मेदारी है, सी की ड्यूटी है, या तो ए से करवाए या खुद करे। इस लाइन को देखें आप, एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम मस्ट बी इन राइटिंग साइन और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड was subject in respect thereof at the date, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, नोटिस का मेंशन तो होगा, नोटिस चलिए कोई बात नहीं, मेंशन नहीं है, लेकिन इस चीज को आप ये समझो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम मस्ट बी राइटिंग एंड साइन बाय ट्रांसफरर। ट्रांसफरर इन्फॉर्म करेगा कि मैंने ये क्लेम ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अगर किसी वजह से ट्रांसफर नहीं करता तो ट्रांसफरी का राइट है कि वो उसको नोटिस दे जिससे रिकवर करना है कि ये आपका जो पेमेंट है वहां से आ गया, मुझे एंडोर्स हो गया, अब मेरा राइट आपसे रिकवर करने का। इनकेपेबल ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम, अच्छा एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जजेस हैं, कोर्ट स्टाफ है, एडवोकेट्स हैं, जो कोर्ट से रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज में एक्शनेबल क्लेम उनको ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कंडीशन लगा रखी है।
तो कंडीशन ये लगा रखी है क्योंकि कोर्ट के मैटर्स होते हैं, इजीली चीजें कर लेते हैं और उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मान ली कि एक जज है और जज एक्शनेबल क्लेम लेता है, एक बंदा है लोन देता है, उस बंदे ने कहा तेरा जितना लोन रिकवर नहीं होता वो सारा मुझे दे दिया कर, तेरा 10 लाख का लोन है, 6 लाख में मैं खरीद लेता हूँ, तेरे को कोई केस नहीं लड़ना, कुछ नहीं करना। अब जज है क्योंकि वो उस मैटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो सेक्शन 136 सेक्शन कहता है कि वो बार है कि नो जज, लीगल प्रैक्टिशनर, ऑफिसर कनेक्टेड विद एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बाय और एग्री टू रिसीव एनी शेयर ऑफ एनी एक्शनेबल क्लेम। नो कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल एनफोर्स एनी एक्शनेबल क्लेम सो दैट डील विद हिम एज ऑफिसर। ना ही कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस एनफोर्स करेगा किसी एक्शनेबल क्लेम को जिसमें वो डील करता है, तो मतलब वो नहीं करेगा, कोर्ट का स्टाफ या ये नहीं करेंगे, ये बार है। Liability of transfer of actionable claim. The transfer action claim shall take all the liability and equity and to which the transfer was subject in respect of the date of transfer. जिस दिन ट्रांसफर किया है तो वो सारी लाइबिलिटीज जो ट्रांसफर की थी, ट्रांसफर होने के बाद वो सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हो जाएंगी। ये बात है। मान लीजिए आपको रेंट रिकवर करना था, तो रेंट रिकवर करना था 2.5 लाख रुपए का लेकिन लैंडलॉर्ड ने हाउस टैक्स नहीं दिया था और हाउस टैक्स की कंप्लेंट आ रही थी, वहां से आ रहा था डिपार्टमेंट से, और हाउस टैक्स टेनेंट ने पे कर दिया। अब टेनेंट ने जो हाउस टैक्स पे किया वो था 50,000 रुपए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिक्स है, वैसे 50,000 रुपए लिया, 2.5 लाख का एक्शनेबल क्लेम है, तो लैंडलॉर्ड की लाइबिलिटी क्या बन रही थी 50,000 की, तो वो लाइबिलिटी अब जिसके फेवर में हुआ उसकी बन रही, तो वो 2 लाख ले सकता, 2.5 लाख नहीं ले सकता। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.